हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्लास 7 में न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 4 को मैं आपको स्टडी कर रहा था, पढ़ा रहा था, टीच कर रहा था। इसमें कुछ हेडिंग्स तक हमने पढ़ा ली थी और ये सेकंड वीडियो मैंने आपको बनाने का प्रॉमिस किया था, तो कुछ मैं बिज़ी था किसी काम में, तो अब फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बना रहा हूँ। तो जहांगीर से पहले तक का जो भी हेडिंग था उस सब हेडिंग्स को हम पढ़ रखे थे, हम लोगों ने मिलकर पढ़ा था। आइए अब हमको शुरू करना है जहांगीर से। जहांगीर से पहले के सारे हेडिंग्स हो चुके हैं, तो फिर आइए चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे जो भी स्टूडेंट जहाँ से भी देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पे बरसाते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ये मेहनत सारी मैं आप ही के लिए करता हूँ। आप लोगों की हेल्प जितनी हो सके मेरे द्वारा, उतना ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है और उतनी ही मुझे हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, तो फिर वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो ये थे, ठीक है, वो अकबर के लड़के थे और वो 1605 में उनको ये एम्परर बनने का मौका मिला। वो गद्दी पर कब बैठे, वो राजा कब बने, एम्परर कब बने, 1605 में बने। ठीक है, तो उनको जो है कि अपने जस्टिस के लिए जाना जाता है। वो किसी के साथ जस्टिस करने में, ठीक है, किसी को न्याय दिलाने में बराबरी का भाव रखते थे, किसी के साथ बहुत अन्याय नहीं करते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, और चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने गलती की है, उसने कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया है, तो किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको वो पनिश करते थे। अकबर की जो सभी रिलीजन को, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करने की जो पॉलिसी थी, जहांगीर ने उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और सभी रिलीजन्स का आदर ये किया करते थे। और जहांगीर को जो रूलिंग है, ठीक है, वो पीस के लिए जानी जाती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। यानी जहांगीर के शासनकाल में, इसके रूलिंग टाइम में या रूलिंग काल में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं हुए थे और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी खासी हुई थी और बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी। जहांगीर के रूल के लास्ट ईयर्स में, अंतिम सालों में, कुछ रिवोल्ट का भी सामना करना पड़ा था जहांगीर को। उसमें सबसे जो मेन रिवोल्ट था, जो सबसे मेन विद्रोह था, वो था गुरु अर्जुन देव का, जो सिखों के गुरु थे। अर्जुन देव ने रिवोल्ट किया था, ठीक है, और उनके साथ साथ सिख कम्युनिटी ने भी रिवोल्ट किया था। ठीक है, और जहांगीर का जो लड़का था खुर्रम, उसने भी अपने फादर के ही खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया था। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के टाइम में यूरोपियन ट्रेडर्स की। तो जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, जैसे इंग्लैंड से, पुर्तगाल से और फ्रांस से, ठीक है, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, जो इंडिया में आकर के व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, उन लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। और 1608 में एक कैप्टन था, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस साहब जो थे, ठीक है, वो आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आते हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे आते हैं और जहांगीर के दरबार में, कोर्ट में आकर के उनसे मिलते हैं। उसके बाद से मिलते तो हैं उनसे, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाती है, बिजनेस को लेकर के, लाइसेंस को लेकर के कुछ जम नहीं पाता है, कुछ बात नहीं बन पाती है। उसके बाद से 1615 में एक दूसरे जो है कि एम्बेसडर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और ब्रिटेन की महारानी की तरफ से, और उनका नाम होता है सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो साहब 1615 में इंडिया आते हैं बिजनेस के सिलसिले में, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। भाई कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया में उस टाइम सम्राट कौन था, राजा कौन था, जहांगीर था। तो पूरी की पूरी जो मलकियत थी, पूरी की पूरी जो सिस्टम थी, वो किसका था, जहांगीर का था। तो बिना जहांगीर के परमिशन के कोई विदेशी, कोई बाहरी आकर के बिजनेस यहाँ थोड़ी कर सकता था। इसके लिए सम्राट से परमिशन लेना पड़ता था। इसी परमिशन के लिए विलियम हॉकिंस साहब भी आए थे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो 1615 में सर टॉमस रो को भेजा गया ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। ठीक है,
तो वो बातचीत करने में चतुर थे, वो बातचीत करना जानते थे, ठीक है। तो वो सफल रहे और उनको ट्रेडिंग करने का जो लाइसेंस था दिलाने में वो कामयाब रहे। तो सूरत में सबसे पहले एक जो अंग्रेज़ों द्वारा सूरत में एक अड्डा बनाया गया, ठीक है, एक गोदाम बनाया गया और वहीं से उसको ट्रेडिंग पोस्ट कहा जाता था और वहीं से व्यापार करने की शुरुआत हुई। आगे जाकर के अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, ठीक है, और पुर्तगालियों ने बहुत सारी फैक्ट्रियां भारत में बनाई अपना अपना बिजनेस करने के लिए। फिर जब जहांगीर की डेथ हो जाती है तो जहांगीर साहब के जो लड़के होते हैं उनका नाम होता है शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। खुर्रम गद्दी पर बैठते हैं 1628 में, यानी कि 1628 से पहले जहांगीर की डेथ हो चुकी थी और 1628 में जहांगीर के बाद इंडिया का जो एम्परर बनता है, जो शहंशाह बनते हैं, सम्राट बनते हैं, वो बनते हैं शाहजहां। शाहजहां जब एम्परर बने तो उनका एम्परर बनना लगभग इंडिया के सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन खान जहां लोदी और बुंदेलखंड के जुझार सिंह, इन दोनों ने उनका सम्राट बनना पसंद नहीं किया और उनके अंडर काम करना या उनके लीडरशिप में रहना पसंद नहीं किया। तो जुझार सिंह ने बुंदेलखंड से और खान जहां लोदी ने अपने जगह से शाहजहां के खिलाफ रिवोल्ट किया, उनके बीच लड़ाइयाँ हुईं। शाहजहां के ही रूल में, उन्हीं के शासनकाल में गुजरात में, खानदेश में और डेक्कन में, ठीक है, ये 3 जगह प्लेग भी फैला था और अकाल भी पड़ा था, ठीक है। अकाल किसको कहते हैं कि जब बारिश कम होती है उस कंडीशन में फसलें नहीं हो पाती हैं और खाद्यान्न की यानी अन्न की कमी हो जाती है। तो जब अन्न की या गेहूं चावल की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं अकाल पड़ना। तो जो जिन लोगों के पास पहले से बचा हुआ होता है वो अपना खाते हैं, लेकिन पहले का बचा हुआ कितने दिन चलेगा, और वो भी आज के बहुत सालों पहले की ये बात है, 300-400 साल पहले की बात है। उस समय इतने सिस्टम तो थे नहीं, इतनी व्यवस्था तो थी नहीं, कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं कि कोटा सिस्टम से चला करके 80 करोड़ लोगों को या 30 करोड़ लोगों को खाना खिला देती या फ्री में अन्न बंटवा देती। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, वो टाइम दूसरा था, वो सिस्टम दूसरा था। तो हज़ारों लोग इसी अकाल के नाते मर गए, उनकी डेथ हो गई और शाहजहां को प्लेग और फेमिन यानी कि अकाल के सिचुएशन को कंट्रोल करने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत मुसीबत उठानी पड़ी शाहजहां को। और 1633 में एक और काम होता है, शाहजहां की पावर बढ़ती है और अहमदनगर का जो निज़ाम शाही राजवंश था वो अलग नाम से शासन किया करते थे, रूल किया करते थे। तो शाहजहां ने अटैक करके 1633 में उसको भी मुग़ल राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब वो फ्री स्टेट नहीं रह गया, वो भी अंडर मुग़ल कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद से जो डेक्कन की सल्तनत थी, बीजापुर की, गोलकुंडा की, ठीक है, उसको भी 1636 में शाहजहां ने अपने मुग़ल एम्पायर में मिला लिया। और उसके बाद से कांधार, ये आपका अफ़गानिस्तान का पार्ट है, कांधार में 1638 में अटैक किया और उसको दोबारा इसने जीत लिया। उसके बाद से उज़्बेक्स एट बलखान, जो बलखान का प्रांत था, स्टेट था, उस पर 1647 में अटैक करके, ठीक है, और उनके साथ भी लड़ाइयाँ की और उसको भी अपने रूट में ले लिया। लिखा है रूटेड द उज़्बेक एट बलखान, तो बलखान के उज़्बेक को भी इसने हरा दिया और उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद से कमरपुरा आसाम में, और वहाँ भी अटैक किया, वहाँ भी ये जीत गया, ठीक है। और धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपनी जो कैपिटल थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया और जो आगरा का जो लाल किला है उसको अपना मेन महल बनाया और दिल्ली शहर को क्या बनाया, अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी बना डाला इसने। अब शाहजहां के डेथ होने के बाद से उसके हालांकि शाहजहां के तो कई सारे लड़के थे, लेकिन औरंगज़ेब ने लास्ट में, ठीक है, अपने सभी भाइयों को हरा करके, उनको मार करके, ठीक है, उनकी डेथ करके और ये सम्राट बनता है। तो औरंगज़ेब बहुत ही कट्टर था, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था और काफ़ी खतरनाक था। ये अपने रिलीजन को छोड़ करके दूसरे रिलीजन को ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, ठीक है। ये कितना खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं
कि इसने अपने ही बाप को, अपने ही फादर शाहजहाँ को जेल में कैद कर दिया था और वहीं उसकी डेथ भी हुई थी। मरते दम तक शाहजहाँ कैद ही रहा था। केवल एक खिड़की थी जहाँ से वो आप ताजमहल को देख सकता था, क्योंकि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था। इसके बाद इसके कई भाई थे, जिनमें से एक दारा शिकोह था। दारा शिकोह समेत कई सारे अपने भाइयों को इसने मरवा दिया, लड़ाइयाँ लड़के सबको मार डाला और लास्ट में ये, ठीक है, खुद एम्परर बन गया। आलमगीर भी इसे कहते हैं, औरंगजेब भी कहते हैं, ठीक है। और वो उसने लगभग 50 ईयर्स तक राज किया और 50 ईयर्स तक वो एम्परर बना रहा। और 1707 में अहमदनगर में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। और औरंगजेब के टाइम में बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, उसने उस पर पकड़ बनाए रखी, अपने अंडर कंट्रोल में उसको रखा। और इसने अपने लाइफ के 26 ईयर्स, ठीक है, डेक्कन और नॉर्थ इंडिया के साथ लड़ाई लड़ते बिताई। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में जो वहाँ के लोकल राजा थे, जो किसी टाइम में मुगल्स के अंडर थे, उन्होंने अपने आप को फ्री करने का डिसीजन ले लिया था और फ्री होने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। वो मुग़लों के अंडर नहीं रहना चाहते थे। और औरंगज़ेब के शासनकाल में जब वो एम्परर था इंडिया का, तो मुग़ल का जो बॉर्डर था, मुग़ल एम्पायर का जो बॉर्डर था, वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया था। लेकिन इतने बड़े एम्पायर को होल्ड करने के लिए, ठीक है, वो उतना बहुत डिफ़िकल्ट था, उतना आसान नहीं था कि इतने बड़े एम्पायर को होल्ड कर पाना। और उसके बाद से औरंगज़ेब के लिए सबसे बड़े सिरदर्द थे शिवाजी, क्योंकि शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठे थे, वो स्वराज का नारा लगा करके और अपने आप को फ्री कराने के लिए और भी वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। शिवाजी ने औरंगज़ेब को काफ़ी परेशान किया। जब औरंगज़ेब अपने चरम पर था, तो उस टाइम शिवाजी ने 32 या 33 किले फोर्ट जो है कि औरंगज़ेब से जीते थे और उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया था। पूना, सतारा का जो था वो फ्री कर लिया था। उसके बाद से इधर से सिख थे, सिख भी जो है कि सिख और जाट, सतनामीज़ थे, सिख थे और जाट थे। ये इधर से जो है कि आपका वेस्टर्न यूपी से और कुछ राजस्थान से, ये अपने आप को फ्री होने के लिए ये भी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, ये जितने स्टेट मैंने नाम लिए हैं, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, फिर सिख हो गया, शिवाजी का स्टेट हो गया, ये सब के सब आज़ाद हो गए। और काफ़ी सालों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे औरंगज़ेब से अपनी आज़ादी पाने के लिए। अगली लाइन जो लिखी हुई है, उस लाइन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लिखा है कि औरंगज़ेब दाऊ गेव मैनी ग्रांट्स फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। हिंदू मंदिरों को फिर से बनाने के लिए औरंगज़ेब ने काफ़ी सारे ग्रांट दिए थे, पैसा वगैरह दिए थे। बिल्कुल झूठ बात है ये। जबकि उल्टा औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वा दिए थे। काशी विश्वनाथ जो टेम्पल था, वो इसने ही तोड़वाया था। बहुत सारे मंदिर थे जिसको तोड़वा दिया गया, क्योंकि ये बहुत कट्टर था, बेहद कट्टर था ये नक्शबंदी संप्रदाय से बिलोंग करता था। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट है। नक्शबंदी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसने हिंदुओं पे जजिया टैक्स भी जो है कि बढ़ा दिया था और बहुत सारे मंदिरों को उसने तोड़ दिया था। तो ये बस इसका गुणगान करने के लिए, ठीक है, जो हमारे यहाँ के जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार हैं, जो लेफ्ट विंग के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसको महान बताया और कहा कि बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को इसने बनवाया था। इसी मुद्दे पे दिल्ली से 3-4 स्टूडेंट्स ने, मैं स्टूडेंट्स के नाम तो नहीं जानता, उन्होंने एक RTI डाला था, इन्फॉर्मेशन मांगा था CBSE से और NCERT से कि अगर औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों को फिर से बनाने के लिए पैसे वगैरह दिए थे, तो कितने मंदिरों को पैसा दिया था और कितना पैसा दिया था और कितने ऐसे मंदिर हैं जो फिर से बन के तैयार हुए। तो NCERT के पास या CBSE के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जो रिप्लाई लेटर दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो जब इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, तो ये झूठ किताबों में क्यों पढ़ाया जा रहा है कि हज़ारों हिंदू मंदिरों को फिर से बनाने के लिए औरंगज़ेब ने पैसे दिए थे? उसने कोई पैसा नहीं दिया था। इवन काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस का है वो उसने तुड़वाया, उसके जगह पर उसने मंदिर बनवा दी, मस्जिद बनवाया, इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। और मथुरा का जो कृष्ण मंदिर था, जो आज मंदिर है, वो असली जगह पे नहीं है। जहाँ था वहाँ तो मस्जिद बन चुकी है और ईदगाह बन चुका है।
ठीक है, मेरे पास फैक्ट थे तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आइए आगे अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपकी है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के समय किसी भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोई घटना हिस्ट्री में नहीं मिलती है, लेकिन औरंगज़ेब जब था तो उस टाइम सर्वाधिक हिंदू मंदिर टूटे थे। ये हिस्ट्री में भी दर्ज है, कई सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। अगला हेडिंग है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। बाबर और हुमायूं ने धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वास्तविक इसका जो रियलिटी में जो मुग़ल एम्पायर बढ़ा वो अकबर के रेन के बाद बढ़ा। अकबर के रेन के टाइम बहुत से इंडिया के जो स्टेट थे, ठीक है, वो अकबर ने अपने अंडर कर लिए थे लड़ाइयाँ लड़ करके, और बाकी जो भी चीज़ें थी वो भी मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में आ चुकी थी। उसके बाद से प्रमोशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये धीरे धीरे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में आए। और अकबर के बाद शाहजहाँ हुआ, जहांगीर हुआ, औरंगज़ेब हुआ, इन सब ने अपने अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया और मुग़ल एम्पायर को पावरफुली कंस्ट्रक्ट करने का और इसको स्टेबल करने का काम किया। जो दीवान के ऑफिस थे, ठीक है, दीवान एक उर्दू वर्ड है और किसी यहाँ पे ऑफिसर से मतलब है, जो दीवान थे, ठीक है, तो वो अकबर ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और दीवान को उसने ज़्यादा पावरफुल किया। और जो चीफ दीवान होता था उसको दीवाने कुल कहा जाता था, ठीक है, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी रेवेन्यू और फाइनेंस की, यानी रुपया पैसा कहाँ से जुटाया जाए, ठीक है, मुग़ल एम्पायर का खजाना कैसे भरा जाए, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से लाया जाए, ये सब देखना उनकी ड्यूटी थी। उसकी यह लिखा भी हुआ है, इसकी प्राइमरी जो ड्यूटी थी वो इम्पीरियल ट्रेजरी, यानी मुग़ल सल्तनत का खजाना भर रहा है कि नहीं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, किन किन ऑफिसर्स पे खर्च किए जा रहे हैं, किन किन स्टेट्स में खर्च किए जा रहे हैं, इन सब का रख रखाव करना, सबका मेंटेनेंस रखना, अकाउंट रखना किसका काम था, तो दीवाने कुल का। और दीवाने कुल से कभी भी रिपोर्ट मांगी जाती थी तो उनको पूरा खर्चे का ब्यौरा देना होता था। और ये जो उनका हिसाब किताब जो होता था, डेली का डेली उनको हिसाब किताब बताना पड़ता था, खर्च बताना पड़ता था और अकाउंट दिखाने पड़ते थे। अब उस ज़माने में जो भी लिखा पढ़ी का सिस्टम होता था वो था। और जो मिलिट्री का, आर्मी का जो सबसे लीडर था, जो रख रखाव करता था, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी ही ऑर्डर पास करता था मनसबदार के अपॉइंट का। मनसबदार का मतलब होता था कि आर्मी में एक प्रकार का पोस्ट होता था और मनसबदार जो होते थे उनके पास सर्टेन संख्या में घोड़े होते थे, सर्टेन संख्या में सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, वो एक पोस्ट होता था। तो किस मनसबदार को अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, ये सबका रख रखाव, सबका खोजबीन कौन करता था, तो मीर बख्शी किया करते थे, ठीक है। उनकी कितनी सैलरी देनी थी, सैलरी पेपर क्या उनका होता था, वो सभी मीर बख्शी के द्वारा ही बनाया जाता था या तय किया जाता था। जो सोल्जर होते थे, ठीक है, उनका चेहरा का रिकॉर्ड होता था, उनको पहचाना जाता था। और जो घोड़े होते थे आर्मी के, उनको दागा जाता था। दागना मतलब किसी गर्म चीज़ को करके दाग दिया जाता था तो वो निशान पड़ जाता था, ताकि इसे पहचाना जा सके कि ये मुग़ल आर्मी का घोड़ा है। और जो मुग़ल जो सोल्जर हुआ करते थे तो उनके चेहरे का एक रूप बना के रखा जाता था, ठीक है। ये आइडेंटिटी की व्यवस्था थी कि पहचाना जा सके, कोई दुश्मन कोई सोल्जर मुग़ल आर्मी में न घुस आए, कोई जासूस न घुस आए, ये इसको रोकने के लिए सब चीज़ें की जाती थी। और इस ऑफिसर की सहायता के लिए बख्शीश होते थे जो उनकी सहायता किया करते थे। जो मुग़ल एम्पायर की फैक्ट्रियाँ होती थीं, जो कारखाने होते थे, उनका जो इंचार्ज होता था वो मीर समन होता था। और कितना सामान मंगाना है, फैक्ट्री में क्या बनना है, कितने हथियार बनने हैं, क्या नहीं बनने हैं, ठीक है, क्या आर्टिकल बनना है, क्या वेपन बनना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें की जिम्मेदारी या देखरेख उनके जिम्मे था। एक और ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था सद्र अस सुदूर। तो जो सद्र उस सुदूर हुआ करते थे वो शरिया लॉ को प्रोटेक्ट किया करते थे, ठीक है। मुस्लिमों का जो एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक जो कानून होता है, जो रिलीजियस कानून होता है, लॉ होता है, उसको शरिया कहा जाता है, ठीक है।
और जो जुडिशरी होता था, जो यानी जो न्यायपालिका होती थी, जो कोर्ट कचहरी होती थी उस ज़माने की, ठीक है, उसके जो हेड होते थे उसका उनके नाम होते थे काजी उल कुज्जत। काजी उल कुज्जत। जो स्टेट्स होते थे, जो स्टेट, उनको सूबा कहा जाता था। और सूबे का जो ऑफिसर होता था, सूबा को जो कंट्रोल करता था, वो सूबेदार होता था। तो सूबेदार जो भी अपॉइंट होते थे वो डायरेक्ट एम्परर द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और सूबेदार का जो टेन्योर होता था, जो उनका टाइम होता था, वो 3 साल तक होता था। हर 3 साल के बाद सूबेदार चेंज कर दिया जाता था, बदल दिया जाता था। सूबेदार का काम, और जो राज्य था, जो सूबा था, ठीक है, उनको, उनके लोगों को देखभाल करना, रुपए पैसे का इंतज़ाम करना, आर्मी को मेंटेन करना और अपने सूबे की प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करना, ये कुछ प्रमुख काम थे सूबेदार के। और उनके इस काम में उनको हेल्प करने के लिए बख्शी अपॉइंट होते थे। तो सूबेदार होते थे और बख्शी होते थे, ठीक है। मिलिट्री पे मास्टर, और जो मिनिस्टर होते थे, ठीक है, रिलीजियस चैरिटेबल जो पैटर्नेज होते थे उनको सदर कहा जाता था। और मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहा जाता था। फौजदार जो होते थे वो मिलिट्री कमांडर होते थे। और जो चैरिटेबल रिलीजियस पैटर्नेज होते थे उनको सदर कहा जाता था। और जो टाउन का जो पुलिस था उसका जो कमांडर होता था, ठीक है, उसको कोतवाल कहा जाता था। ये सब वर्ड वहीं से आए हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जो फाइनेंसर था, जो फाइनेंस टेक केयर करता था स्टेट्स का, स्टेट्स की रक्षा कौन करता था? सूबेदार करते थे। और जो फाइनेंस यानी रुपए पैसे का जो इंतजाम करने वाला होता था, जो उसके लिए जो स्पेशल अधिकारी होता था, उसको दीवान कहा जाता था, ठीक है। दीवान होता था वो जो स्टेट का, राज्य का रुपए पैसे का, खजाने की जिम्मेदारी, क्या खर्च होना है क्या खर्च नहीं होना है, इसके रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता था? तो दीवान करता था। पुलिस व्यवस्था का जो सबसे मेन अधिकारी था, ऑफिसर था, उसको कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। ये सब चीज़ें उस ज़माने में थी। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोअर ऑफिसर होते थे, जो हायर ऑफिसर होते थे, वो सब एम्परर की निगरानी में रहते थे। और वो काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको देखने के लिए जासूस भी छोड़े जाते थे। और अंदर अंदर जांच भी चलती रहती थी। इस तरीके से पूरा सूबा कंट्रोल रहता था, यूनिटी रहती थी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाता था। स्टूडेंट्स, कोई चीज़ बनती है तो डिस्ट्रॉय भी होती है। मुग़ल एम्पायर बहुत पावरफुल था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी है जब मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। उसके जो एम्पायर थे, उसके जो राजा थे, वो इतने पावरफुल नहीं रहे कि इतने बड़े एम्पायर को होल्ड कर सकें और पूरा पूरा कंट्रोल कर सकें। तो मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लिनेशन था, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग होती है जब औरंगज़ेब को डेक्कन जीतने का भूत सवार होता है। डेक्कन कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि विंध्याचल माउंटेन के उस पार जब आप जाएंगे, ठीक है, यानी डेक्कन ट्रैप। डेक्कन कहने का मतलब यानी कि आपका महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हो गया, कुछ पार्ट आपका कर्नाटका का हो गया और उधर साउथ इंडिया हो गया। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका का कुछ पार्ट और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट यानी हैदराबाद के कुछ पार्ट को आप ऐसा कह सकते हैं मिला करके, जब मैप देखेंगे तो क्लियर होगा, तो वो डेक्कन के नाम से जाना जाता था। तो औरंगजेब ने सब तो जीत लिया था, लेकिन डेक्कन से उसको रिवोल्ट तगड़ा मिल रहा था। और इधर शिवाजी ने उसको परेशान करके रखा था। शिवाजी ने भी अपना एरिया, जो कभी वो मुग़ल एम्पायर के अंडर रहा था, उन शिवाजी के फादर जो थे वो मुग़ल के अंडर ही राजा बन के काम करते थे। तो शिवाजी ने फ्री करा ली थी। इधर सिख वगैरह उन्होंने भी उसको चाँप रखा था। तो डेक्कन जीतने का औरंगजेब को भूत सवार था। तो डेक्कन जीतने के लिए उसने जो है कि आर्मी पे ज़्यादा खर्च किए, ठीक है, और आर्मी को मजबूत बनाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, ठीक है, उधर उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी, स्ट्रगल भी किया, संघर्ष भी किया। तो उस लड़ाई में जो है कि उस पूरी तैयारी में, पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ राज खजाने का। तो जब ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो अकबर के समय जो मनसबदार हुआ करते थे वो इसके समय भी थे। तो ये इसने जागीरदारी की प्रथा शुरू की थी, यानी जो इसके सैनिक होते थे या जो पावरफुल ऑफिसर थे उनको जागीर दे देता था। तो जागीरदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास भी रुपये पैसा नहीं बचे हैं इतने बड़े मिलिट्री कैंपेन को रन करने के लिए। तो वहीं से धीरे धीरे रुपये पैसा कम होना शुरू हुआ और रेवेन्यू कलेक्शन में गिरावट आनी शुरू हुई। और यही सब मौका दे करके जाटों ने, सतनामियों ने
तो जाटों ने, सतनामियों ने, सिखों ने, मराठों ने यही सब कमजोरी देख करके रिवोल्ट शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने आप को मुग़ल एम्पायर से फ्री करा लिया। दूसरा जो मेन कारण था वो ये था कि जो जागीरदार थे या जो ऑफिसर थे वो लालची हो गए और उन्होंने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो अपने सूबे में, अपने एरिया में वो करप्शन करने लगे और जो पैसा रेवेन्यू से, लगान से इकट्ठा होता था, कुछ अपने बचाते थे और सम्राट को, एम्परर को कम भिजवाते थे। तो जो भी अधिकारी थे, ऑफिसर थे, जो भी वहाँ पे जागीरदार थे, वे करप्शन में लग गए। और औरंगजेब की जब डेथ हुई उसके बाद से धीरे धीरे औरंगजेब के दरबार में जो ईरानी सरदार थे, तुरानी थे और दक्षिणी सरदार थे, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ जो हिंदुस्तानी सरदार थे, यानी कि जो भारत में जन्मे मुस्लिम थे, उनका अलग प्रभाव था, और कुछ ईरानी दरबारी थे, उनका अलग प्रभाव था। ये सब सरदार थे, यानी कि ये सब पावरफुल मिनिस्टर्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो बलूची थे, हिंदुस्तानी थे, दक्षिणी थे, तुरानी थे, ईरानी थे, ये सब भी ताकतवर थे। और जब औरंगजेब था तो उसके डर से ये साथ रहते थे। तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने भी सोचा कि अब समय आ गया कि हम भी अपना अलग एक एम्पायर खड़ा कर लें, हम अपना अलग एक सूबा बना लें। तो धीरे धीरे ये आपस में ये सब स्ट्रगल करने लगे और लास्ट में एक ऐसी घटना हुई, नादिर शाह जो कि ईरान का सम्राट था, उसने 1739 में दिल्ली पे अटैक किया और वो अटैक बड़ा भयंकर था। उसने मुग़ल एम्पायर की कमर तोड़ दी और जाटों, सतनामियों, सिखों, मराठों के अलावा अवध वालों ने और हैदराबाद वालों ने भी अपना अलग अलग एम्पायर खड़ा कर लिया जो कि मुग़ल के अंडर नहीं आते थे। तो इस तरीके से मुग़ल एम्पायर का यहाँ पे एंड हो जाता है और आपका चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, ये ज़रूर आप कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।